कॉमर्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज बीकॉम प्रथम वर्ष वित्तीय लेखांकन विषय पर कुछ चर्चा करेंगे प्रथम इकाई में, और हम देखेंगे कि बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, अशुद्ध ऋण और अशुद्ध ऋण संचिति कैसे लिखी जाती है और अशुद्ध ऋण संचिति कैसे बनाई जाती है। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय खंडवा से हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारी वित्तीय लेखांकन पुस्तक का कुछ अंश, अशुद्ध ऋण और अशुद्ध ऋण संचिति। सबसे पहले हम देखें कि क्या क्या समस्याएं होती है। चलिए पहले आपसे प्रश्न करते हैं, क्या आप जानते हैं अशुद्ध ऋण दो जगह तलपट में और समायोजन में क्यों दिया होता है? चलिए बता देता हूं। जब अशुद्ध ऋण की जनरल एंट्री हो जाती है, पंजी प्रविष्टि हो जाती है, तो वो तलपट में यानी ट्रायल बैलेंस में पहुंच जाता है। और जब पंजी प्रविष्टि करने के बाद, लेखा बनाने के बाद हमें पता लगता है कि इतने पैसे और अशुद्ध हो गए हैं, उतना और डूब गया है, तो ये एडजस्टमेंट में होता है। दोनों इसी साल के होते हैं। पहले की पंजी प्रविष्टि हो गई है जो तलपट में दिया, और जिसकी पंजी प्रविष्टि नहीं हुई है वो समायोजन में। फिर तलपट में जो संदिग्ध ऋण संचिति दी होती है, RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, जो ट्रायल बैलेंस में दी होती है, इसका क्या मतलब है? तो ये पिछले वर्ष जो हमने अशुद्ध ऋण संचिति बनाई थी, संचिति क्यों बनाते हैं कि इतना पैसा और डूब जाएगा, डूबा नहीं तो पैसा रखा हुआ है, तो इसलिए इसका सदा क्रेडिट बैलेंस होता है। चलिए फिर समायोजन में जो संदिग्ध ऋण संचिति बनाई जाती है वह क्यों बनाई जाती है? भाई समायोजन में दिया रहता है कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचिति बनाइए, या 3% बनाइए, 7% बनाइए, कुछ भी परसेंट दे सकते हैं। तो ये संचिति क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इस साल जो देनदार है हमारे, उनसे जब हम आगे वसूली करेंगे तो वसूली करने में कुछ पैसा डूब जाएगा, और जो पैसा डूब जाएगा वो इस साल का खर्चा है, इसलिए इस साल के लाभानी लेखे में उसको कम करना जरूरी है। इसलिए हम एक संभावित खर्च के रूप में, संभावित डूबे हुए पैसे के रूप में संचिति का निर्माण करते हैं। और खास बात, ये संचिति किस शेष पर बनाई जाती है और उसी शेष पर क्यों, ये हम अगले स्लाइड में देखेंगे जब हम बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न में आपको दो जगह अशुद्ध ऋण और दो जगह से अशुद्ध ऋण संचिति दी हो सकती है। दो जगह कैसे? तलपट में अशुद्ध ऋण और अशुद्ध ऋण संचिति, संदिग्ध ऋण संचिति जिसे कहें, वो मिल सकती है। और समायोजन में भी नया अशुद्ध ऋण, इतने पैसा और डूब गया और इतनी संचिति बनाई, तो एक सेट इनका तलपट में दिया हो सकता है और एक सेट समायोजन में, कुल 4 प्रकार से दिया हो सकता है। हम अध्ययन की दृष्टि से क्या करेंगे कि जो तलपट में जो संचिति और अशुद्ध ऋण लिखेंगे उसे हम पुराना कहेंगे, ओल्ड नहीं है ये, लेकिन हम लिखेंगे ओल्ड, और जो समायोजन है उसको न्यू लिखेंगे, ताकि हमको समझ में आ जाए कि कौन सी चीज कहा जाएगी। कैसा करेंगे? देखिए कि तलपट में जो अशुद्ध ऋण उनको क्या बोलेंगे हम? पुराने अशुद्ध ऋण, और संचिति उसको क्या बोलेंगे? पुरानी संदिग्ध ऋण संचिति। समायोजन में जो है अशुद्ध ऋण दिए उनको बोलेंगे हम नया अशुद्ध ऋण, और जो संचिति दी है उसको नई संदिग्ध ऋण संचिति। ये हमारे समझने के लिए हमने ये बाइफर्केशन किया है, ये भेद किया है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। चलिए अब देखते हैं इनको कैसे लिखते हैं। तो दो जगह लिखा जाता है। लाभानी लेखे में कैसा लिखते हैं इसको समझ लीजिए, और चिट्ठे में कैसा लिखते हैं, और बनाते भी चिट्ठे में है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले लाभानी खाते में देखें। लाभानी खाते में 4 चीजें इस क्रम में आएंगी, सदा क्रम याद रखिएगा। पुराने अशुद्ध ऋण लिखेंगे, उसमें नए अशुद्ध ऋण जोड़ेंगे, उसमें नई संचिति जो बनेगी, आपके न्यू RDD जो बनाएंगे आप, वो जोड़ेंगे। इन तीनों के टोटल में से आपको पुरानी अशुद्ध ऋण संचिति जो दी हुई है तलपट में, उसको घटाना है, और घटा के जो भी शेष होगा उसको बाहर लिख देना। इसी प्रकार अपहार संचिति यदि दी है तो उसको अलग सड़क दिखाई जा सकती है। देनदारों पर अपहार संचिति भी हम बनाते हैं इसके बाद, और उसको अलग सड़क दिखाते हैं लाभानी लेखे। तो ये देखा आपने लाभानी लेखे में कैसे दिखाया जाता है। अब चिट्ठे में देखिए, बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लाभानी खाते में लाभानी खाते का डेबिट साइड लिया था सर, क्रेडिट साइड को छोड़ दिया क्योंकि डेबिट साइड में आता है। ऐसे चिट्ठे में दायित्व पक्ष हमने सिर्फ बना के बता दिया, चिट्ठे में दायित्व पक्ष है,
लायबिलिटी साइड है, आपको एसेट साइड या संपत्ति पक्ष में ये सब चीज लिखना है। तो देनदार हमने लिखे हुए हैं। अब इसके में क्या क्या चीज लिखी जाती है इधर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यदि प्रश्न में कोई अन्य समायोजन दिए हैं जोड़ने के या घटाने के, तो उसे पहले करेंगे। जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, घटाना तो घटा दीजिए। देनदार यदि किसी अन्य समायोजन से जुड़ता है या घटता है तो उसको पहले करेंगे, इसके बाद ही संचिति का काम लगाएंगे आप। अब जो बचेगा इसमें से पहले घटाएंगे नया शुद्ध ऋण। नया शुद्ध ऋण यानी न्यू बेड डेट्स, यानी जो एडजस्टमेंट में बेड डेट्स दिए उनको घटाएंगे। अब घटाने के बाद जो बैलेंस बचेगा, इस बैलेंस पर नई आरडीडी, नई संचिति इसी बैलेंस पर बनाई जाएगी, ये याद रखिए। तो ये जो बैलेंस आएगा इस पर नई संचिति बनाएंगे। बना दीजिए 5% और इसका 5%। संचिति जब भी बनती है जिस पर बनती है उसी में से घटा दी जाती है। तो यहाँ नई संचिति जो आपने अभी बनाई उसको यहाँ पर आप घटा देंगे, घटाकर बैलेंस नीचे लिखेंगे। अब इस जो बैलेंस है इस पर आप अपहार संचिति प्रश्न में दी है तो इस बैलेंस पर बनाएंगे। ये यही ट्विस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि नया शुद्ध ऋण घटाने के बाद जो बचता है, मतलब यह है कि इतना पैसा वास्तव में हमको लेना है, जो पैसा लेना है उसी पर डूबने का हम अनुमान लगाएंगे, इसलिए इस पर बनता है। और ये शेष पर क्यों बनती है? क्योंकि ये पैसा भी डूब जाएगा, हम एक ही अनुमान लगा रहे हैं, इसका मतलब इतना पैसा वसूल हो जाएगा। अपहार किस पर दिया जाता है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हम उन देनदारों को देते हैं जो हमको नगद पैसा लौटा देते हैं। इसलिए ये बैलेंस हमको बता रहा है कि इतना पैसा हमको मिल जाएगा और ये समय पर मिल जाएगा, हमको कैश डिस्काउंट देना पड़ सकता है। तो ये कैश डिस्काउंट के लिए अपहार संचिति यहाँ बनाई जाती है और ये अपहार संचिति को भी घटाकर बैलेंस को हम बाहर लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको चिट्ठे में और लाभानी लेखे में दिखाना है। नई संचिति जो यहाँ पर लिखी है, ये नई संचिति यहाँ पर बनती है। इसको रफ में भले बना लें आप यदि एक साथ नहीं बनाते हैं तो, और ये यहाँ पर बनती है। इसको यदि गलती से आपने इस बैलेंस पर बना दिया तो सब सवाल गलत हो जाएगा और ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। ये किसी प्रश्न में से हमने कुछ आंकड़े निकाल लिए हैं जो अशुद्ध ऋण संचिति से संबंधित है, पूरा प्रश्न नहीं है। अब ये अशुद्ध ऋण संचिति और अशुद्ध ऋण से संबंधित जो आंकड़े हैं इनको कैसे लिखेंगे ये हम देखते हैं। यहाँ देखिए, अब ये जो आंकड़े हैं हमने ये इसके स्लाइड के ऊपर लिख लिए हैं। अब ये आपका 4 का बनाना है आपको। पुराने अशुद्ध ऋण देखिए 500 दिए हैं, नया अशुद्ध ऋण 1000 दिए हैं। नई संचिति हमको बनाना है, नहीं मालूम तो बनाएंगे, इसके बाद लिखेंगे। टोटल की जगह छोड़ के हमने पुरानी संचिति भी दी हुई है तलपट की, ये उतार दी। ओके, अब बैलेंस शीट में आते हैं। देनदार हमारे 50,000 के हैं, कोई अन्य समायोजन दिया नहीं है इसलिए हम उसकी जगह नहीं छोड़ते, कुछ करेंगे नहीं। अब नया शुद्ध ऋण कितने हैं जो समायोजन में दिए हैं, कितने हैं? 1000, तो 1000 घटा देंगे। अब ये 49,000 का 5% बनाएंगे। 49,000 का 5% कितना होगा? 2450 रुपए। तो 2450 रुपए न्यू आरडीडी बन गई, इसको भी घटा देंगे 49,000 में से। घटा दीजिए, बचा 46,550। अब इस बैलेंस पर अपहार संचिति बनेगी आपकी। ये अपहार संचिति किस बैलेंस पे बनेगी? 46,550 का 2%, 931 रुपए। ये 931 रुपए भी यहाँ पर हम घटा देंगे। तो ये बैलेंस शीट में डेटर्स को ऐसा दिखाएंगे और 45,619 रुपए बाहर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये दो चीजें आपको लाभानी लेखे में भी ले जानी है। न्यू आरडीडी 2450 रुपए यहाँ से उठ के जाएगी, ठीक। इसी प्रकार न्यू अपहार संचिति जो है ये भी आपको, ये चलो ये करने के बाद आपको क्या करना है कि इसको जोड़कर और अंतर की राशि को बाहर कर देना 1950 रुपए। अब रिजर्व फॉर डिस्काउंट को भी आपको ले जाना है। तो रिजर्व फॉर डिस्काउंट या अपहार संचिति को आप किधर ले जाएंगे? लाभानी लेखे के डेबिट में। ये 931 रुपए यहाँ से उठ के चले। तो इस तरीके से आप बनाएंगे और दिखाएंगे। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से देखा। और यदि आपको और भी कुछ समझना है या कुछ प्रश्न नहीं बन रहा है तो आप मुझे आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे ईमेल आईडी पर एक ईमेल कर दीजिए। आपको मैं वीडियो जरूर डालूंगा, लेकिन वो वीडियो पाने के लिए आपको कम से कम इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेरे अनुभव का लाभ मिले इसके लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।